तो ये कहानी कोलकाता के उस हॉरर हाउस की है जहां 17 और 18 फरवरी की रात 6 लोगों की जान जानी थी। इन 6 में से 4 को पता था कि आज की रात क्या होना है। ये भी पता था कि आज कौन कैसे मरने वाला है। अमूमन सबसे मुश्किल काम यही होता है, किसी को पता चल जाए कि वो कब कितने बजे मरने वाला है। उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ कुछ नहीं होती दुनिया में, फिर तो आदमी जीते जी मर जाए। लेकिन उस घर में 6 लोगों को पता था कि आज 4 लोग इनमें से कौन कैसे मरेंगे, और 2 वो लोग थे जो इस साजिश से अनजान थे, और ये दोनों बच्चे थे, एक 14 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की, और दोनों अनजान कि क्या होने वाला है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 16 फरवरी को। कोलकाता के इस इलाके की इस 4 मंजिला इमारत में, बिल्डिंग में कुल 6 लोग रहा करते थे, जो मैंने आपको पहले कहानी में सुनाई। एक प्रसून, इसके अलावा प्रसून का जो बड़ा भाई है प्रणय, इसके अलावा उन दोनों की पत्नियां, एक रोमी और दूसरी सुदेशना, और इन दोनों के एक एक बच्चे, जिनमें एक 14 साल का बच्चा प्रदीप और एक उसकी कज़न। जो दोनों भाई थे इनका चमड़े का कारोबार था, लेकिन कारोबार में लॉस हुआ और 2023 में इनकी जो फैक्ट्री की कंपनी थी, लेदर की काम था इनका रशिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। 2023 में इनके 3 कॉन्ट्रैक्ट रशिया से जो थे वो ख़त्म हो गए। जब ये 3 कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए तो इनको माली तौर पर मुश्किल आने लगी, क्योंकि वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब इन सभी की ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल वही था, ये उसी शाहाना अंदाज में जीते थे। फिर उन्होंने कुछ और काम भी शुरू करने की कोशिश की, उसमें पैसे लगाए, वो भी डूब गए। इन्होंने कुल अलग अलग 6 प्राइवेट बैंकों से लोन लिया, और साथ में कुछ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग कुछ गिरवी रखकर पैसे देती, उनसे 2 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए, और ये कई करोड़ रुपए थे। अब इत्तेफाक से जो नया काम शुरू किया वो भी डूब गया, 3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हालत ख़राब। अब इन्होंने ये जो 4 मंजिला आप इनका मकान देख रहे हैं, ईस्ट कोलकाता के टैंगरा इलाके में, मजबूरी में इसको भी इनको गिरवी करना पड़ा। इन्होंने मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया, उसके ज़रिए भी पैसे लिए बैंक से। अब बैंक से पैसे ले लिए, चुकाने के लिए रकम नहीं, बैंक में पैसे नहीं, चेक जारी कर दिए, बाउंस होने का खतरा। उधर तकाजा करने वाले लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। 12 फरवरी से ये लोग अब तक, दोनों भाई, और उन्हें पता है एक नहीं कई 6 बैंक हैं, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, और वो सारे पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, और इन्हें ये भी कि घर तक न पहुंच जाए, फैक्ट्री में तो पहुंचे ही। तो आखिर में ये सोचते सोचते इन्होंने 16 फरवरी को ये कहा कि ये जो तकाजा करने आ रही है पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारे पास इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि घर भी, ये जो पूरा 4 मंजिला बंगला एक तरह से है, वो भी गिरवी है, तो हमारे सर से ये छत भी छिन जाएगा। अब ये 2 भाई इन चीज़ों को लेकर इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि फिर क्या रास्ता। तो उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं बचा भाई, एक ही रास्ता बचा है। दोनों भाई ने तय किया ठीक है एक ही रास्ता बचा है। अब इन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से ये बात की 16 फरवरी की रात को। प्रणय और प्रसून ने अपनी पत्नी, प्रणय ने अपनी पत्नी रोमी से, प्रसून ने अपनी पत्नी सुदेशना से ये शेयर किया कि हमारी माली हालत बहुत ख़राब है, अब वापस हमारी वो सारी चीज़ें लौटेंगी नहीं, कर्ज बहुत ज़्यादा है, घर गिरवी है, सर से ये भी छत छिन जाएगी, तो हमारे ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम लोग कहाँ जाओगी, और जो बेइज्जती है वो अलग। इससे अच्छा है क्यों ना हम लोग एक आखिरी कदम उठाते हैं। दोनों पत्नियां अपने पति के सपोर्ट में खड़ी हो गई। उन्होंने कहा आप जैसा कहें। अब इत्तेफाक से ये चारों तैयार, लेकिन घर में मौजूद 2 और, एक 14 साल का प्रदीप और उसकी एक कज़न प्रणय की बेटी, वो भी लगभग 13 साल की, उन दोनों से ये बात छुपा कर रखी गई। लेकिन 16 फरवरी को जब ये दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बात कर रहे थे, तब बराबर के कमरे में प्रदीप बैठा हुआ था। उन्हें लगा प्रदीप सो चुका है, लेकिन वो जाग रहा था, और उसने ये सारी बात सुन ली। उसने ये भी सुन लिया कि ये पूरा परिवार मरने जा रहा है, और उसमें वो और उसकी कज़न भी शामिल है। जैसे ही उसने ये सुना, पहले तो उसे अफसोस हुआ, फिर लगा कि नहीं, पापा मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कम से कम हम बच्चों के साथ तो नहीं करेंगे। तो उसे लगा कि चलो ये वहम हो सकता है, उसने कुछ नहीं कहा। अब 17 फरवरी की रात आ गई। अच्छा, जब 16 तारीख को ये बात हुई तो हुआ कि कैसे, तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा खीर में कुछ नींद की गोलियां मिलाएंगे और पूरी फैमिली खाएगी। उससे पहले ही हुआ कि और कोई तरीका,
तो फिर ये हुआ कि 4 मंजिला ये इमारत थी, तो चौथे मंजिल के छत पर जाकर कूद जाए। लेकिन फिर हुआ कि नहीं, वो प्लान काम नहीं करेगा, क्या पता चोट लगे, कोई बच जाए। तो आखिर में पूरे चारों मियाँ बीवी ने मिलकर इसी खीर वाले आइडिया पे लास्ट मुहर लगा दी। अब 17 फरवरी की रात आई, खीर बनी, सभी ने खाया, उसमें मिला दी थी नींद की दवा। लेकिन उस लड़की ने खाने से मना कर दिया, जो पढ़ने की बेटी थी। जब मना किया तो कमरे में फिर पढ़ने खुद गए और उसने कहा खाना पड़ेगा, उसने कहा नहीं। इस दौरान में ये जो प्रतीप था, इसे सारी बातें पता थी, लेकिन उसे लगा पापा मम्मी ऐसा नहीं कर सकते, और वो इस बात से अनजान। उधर पढ़ने ने जबरन उसके मुंह में वो खीर डाली और पूरा खिला दिया। इसीलिए उसके चेहरे पर, सीने पर, पीठ पर, लिप्स पर खरोच के निशान थे, क्योंकि वो जबरन खिला रहा था। इधर प्रतीप ये सब कुछ सुनने के बाद अब भी भरोसा कर रहा है कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, और उसने वो खीर खा लिया। जब देखा उसके मम्मी पापा भी खा रहे हैं, खा लिया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उस कज़न को छोड़कर बाकी इन 5 पर उस खीर का असर ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बीता, सब नॉर्मल। अब दोनों भाइयों को लगा कि ये गड़बड़ है, खीर का तो कुछ असर नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रतीप से भी पूछा कि तुम ठीक ठाक हो? उसने बोला हाँ। अब उन्हें लगा ये क्या है। इधर फिर प्रतीप ने कहा मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। दोनों को लगा कि शायद इसका कुछ असर हो रहा है, वो अपने रूम में चला गया। अब इधर इन चारों को ये हो रहा है कि किसी पे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो लगा ये प्लान फ्लॉप। तो फिर प्रणय और प्रसून ने ये तय किया कि ऐसा ना हो कि असर ही ना हो। तो उन्होंने कहा कि सुनो, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपने अपने वही कट मारते हैं। सुदेशना और रोमी तैयार हो गई। अब उन्होंने चाकू टाइप की चीज़ उठाई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत जवाब दे गई। दोनों पति देख रहे हैं, पत्नियां बेबस हैं, वो अब पीछे हट गई कि नहीं करना है। जब वो पीछे हटी तो दोनों भाइयों को लगा कि ये क्या, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तब प्रणय आगे बढ़ा और उसने वही चाकू उठाया और उसने 3 वार किए, दोनों हाथों पर और एक गले पर। पहले अपनी पत्नी रोमी के, फिर अपनी भाभी सुदेशना के। और वो चीखे नहीं ये कट मारते वक्त, इसलिए दूसरे भाई ने उस वक्त उनके मुंह पर तकिया रख दिया था, ताकि उनकी चीख आस पड़ोस तक न जाए और वो चीखे नहीं दर्द की वजह से। तकिया रखा, फिर दोनों को इसी तरह से 3-3 कट मिले, दोनों हाथों पर और गले पर। अब जब ये हो गया तो प्रणय अब अपनी बेटी के कमरे में जाता है, देखता है, उसको टटोलता है, उसे लगता है वो मर चुकी है। इसके बाद वो अपने भतीजे प्रतीप के कमरे में जाता है। वहाँ जाता है तो देखता है कि प्रतीप की सांसें चल रही हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने तकिया उठाया और प्रतीप के मुंह पर ज़ोर से दबा दिया। काफ़ी देर तक दबाए रखा और उसके बाद फिर उसने देखा उसकी सांसें रुकी हुई हैं। कमरे से बाहर चला गया। उधर कमरे से बाहर जाते ही प्रतीप अचानक आंखें खोलता है। असल में प्रतीप योगा करता था और योगा के दौरान उसने ये हुनर सीख रखा था कि काफ़ी देर तक वो सांस रोक सकता है। तो उसने जब तकिए से उसका नाक और मुंह दबाया गया, उसने जानबूझकर अपने सांसें रोक ली। और जब तकिया हटा तब भी पता था कि अब उसके चाचा उसको चेक करेंगे, तब भी उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। चाचा चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वो धीरे से उठता है प्रतीप और देखता है बराबर के कमरे में उसकी कज़न का रूम था। वो वहाँ जाता, देखता उसकी कज़न मुर्दा पड़ी है। दूसरे रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी मम्मी और चाची दोनों खून से लथपथ हैं और दोनों मर चुकी हैं। अब वो अचानक उन तीनों लाशों को देखने के बाद अपने पापा और चाचा को ढूंढता है। जाते जाते वो बालकोनी की तरफ जाता, देखता दोनों बालकोनी में खड़े हैं। अब जैसे ही वो दोनों पलट कर देखते हैं प्रतीप को, वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में प्रतीप मर चुका है, प्रतीप खड़ा हुआ है। अब उधर वो दोनों ये बातें कर रहे हैं कि हम पे तो असर हुआ नहीं, तो हम बालकोनी से कूद जाते हैं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि प्रतीप का क्या करेंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, ये आइडिया ड्रॉप करते हैं और चलते हैं यहाँ से। इसके बाद उन्होंने गाड़ी निकाली 2:55 पर गैराज से, और साथ में प्रतीप को भी बिठाया। प्रतीप को पहले ये था कि छोड़ दो इसको, बट ये हुआ कि सारे लोग तो मर चुके हैं, प्रतीप को क्यों छोड़ा जाए। तो ये हुआ कि अच्छा इसको साथ ले चलते हैं। तो पहले उनको प्रतीप का घर में ही अब छोड़ देने का इरादा था जिंदा, लेकिन फिर लगा कि क्या फ़ायदा, ये करेगा क्या। तो उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया
गाड़ी में बैठने के बाद ये कोलकाता की सड़कों पर अगले 2 घंटे 30 मिनट तक भटकते रहते हैं, बल्कि 2 घंटे 40 मिनट तक। इसके बाद एक मेट्रो पिलर से ले जाकर गाड़ी को टकरा देते हैं, फिर पुलिस आती है, अस्पताल ले जाती है। आगे की कहानी आपको पता है। अब ये पूरा स्टेटमेंट 14 साल के इस बच्चे प्रतीप ने दिया कि उसकी मम्मी और आंटी को उसके चाचा ने अपने हाथों से चाकू से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी कि हाथ की कलाई कटी थी, लेकिन ये खुद से नहीं, ये दूसरे शख्स ने काटा था, यानी एक मर्डर था। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, इन 14 साल के इस बच्चे का बयान दर्ज हो गया, तो अब ये सीधे सीधे मर्डर हो गया, 3 मर्डर, चौथा एक तरह से हाफ मर्डर। प्रतीप बच गया। तीनों हॉस्पिटल में है। अभी तक पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है क्योंकि हालत नाजुक है। लेकिन इस 14 साल के बच्चे की हालत अब दूसरी हो गई है। जो प्रतीप बच गया है सिर्फ अपने योगा के हुनर से, वरना ये भी 3 की जगह 4 लाशों में एक होता। 18 तारीख की रात का यह वाक़या है। 19 तारीख की सुबह सी लोग हॉस्पिटल में है। आज 1 मार्च है, यानी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। 28 का महीना था ये। दोनों भाइयों को और प्रतीप को देखने के लिए इनकी दोनों तरफ से कोई भी फैमिली का एक मेंबर हॉस्पिटल नहीं गया। मतलब चाहे प्रसून हो या फिर प्रणय हो, उनकी फैमिली की तरफ से, चाहे सुदेशना और रोमी हो, इन दोनों की पत्नियां, उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी अभी तक ना आगे आया, ना पुलिस की किसी भी इन्वेस्टिगेशन में वो हेल्प कर रहे हैं। और पुलिस के सामने अब दिक्कत ये है कि इस 14 साल के बच्चे प्रतीप का क्या करें। वजह ये कि वो तो विक्टिम है, गुनहगार तो है नहीं, और होता भी तो 14 माइनर था, लेकिन वो है ही नहीं। वो तो बच गया किसी तरह से, वरना वो मर चुका होता। अब इस बच्चे को कहाँ रखें, किसको सौंपें। माँ चाची सब मर चुकी हैं, चाचा और पिता अब वो जेल जाने वाले हैं। जेल में उस बच्चे को ले नहीं जा सकते, मकान गिरवी है, बाकी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। तो अब इस बच्चे का पालनहार कौन होगा। और कोलकाता पुलिस इसको लेकर कुछ और रिश्तेदारों से अभी भी बात कर रही है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बच्चे को इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी दिमाग पे असर पड़ा है। तो एक तो उसको अच्छी परवरिश की ज़रूरत है, और जब तक कोई फैमिली का क्लोज नहीं होगा तब तक शायद उस बच्चे के दिमाग से ये सारी बातें निकाली नहीं जा सकती। लेकिन वो क्लोज कौन रिश्तेदार। पुलिस कोशिश कर रही है कि प्रतीप की मम्मी के साइड से कोई ऐसा रिश्तेदार आगे आए और उसे अपने साथ ले जाए। अगर कोई नहीं आता है तो फिर किसी एनजीओ या फिर किसी ऐसी जगह पर उसे भेजना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी की सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस बच्चे ने अपने घर में 3 लाशें देखी, जो बच्चा खुद लाश लगभग बनने वाला था, और अब इनके बाद उसके चाचा और पिता पता नहीं कभी जेल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं, और उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो कहाँ जाए, क्या करे। और बाप चाचा ने शायद ऐसी हालत कर दी कि अब इसमें कानूनी पहलू भी है कि वो सब कुछ गिरवी है, तो उसमें उस बच्चे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैंक का क्लॉज क्या कहता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। काश ऐसा ना होता, लेकिन क्या कीजिएगा। कई बार ये बातें हुई हैं कि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, लेकिन फिर भी जब ये चीज़ें हो जाती हैं तब लोग सोचते हैं। अब सिर्फ यही सोचिए कि इस 14 साल के बच्चे प्रतीप का फ्यूचर क्या है, उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई। तो इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही, लेकिन